नहीं दिख रहा है। पादप जगत, ठीक है ना। देखिए भाई, पादप जगत में, ये पादप जगत आता किसमें है? बॉटनी में आता है ना। किसमें आता है? बॉटनी में। बॉटनी बोले तो वनस्पति विज्ञान। किसमें आता है? वनस्पति विज्ञान में आता है ना, वनस्पति विज्ञान में। तो हम लोग अगर बात करें, वनस्पति विज्ञान की खोज किसने की थी, या वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रैक्टस। किसे कहते हैं? थियोफ्रैक्टस। वनस्पति विज्ञान का किसे कहते हैं? थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रैक्टस को कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग अगर बात करें तो ये तो बात हो गई भाई कि वनस्पति विज्ञानी बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रैक्टस को कहते हैं। बॉटनी के ही अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे क्या? पादप जगत। क्या पढ़ेंगे भाई? पादप जगत, ठीक है ना। पादप जगत को कई वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। पादप जगत को कई वर्गों में बांटा गया है, और ये जो इसका विभाजन किया गया है, ये एक्लर, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है एक्लर, ठीक है ना। उनका क्या नाम है? एक्लर। देखो, ठीक है। तो भैया एक्लर एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार इसे दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक्लर के अनुसार इसे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं भाई? तो इसमें जो है दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया अपुष्पोद्भिद में और एक पुष्पोद्भिद में, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। जबकि पढ़ना में कहां से है? लाइकेन से, है ना। आज कहां से पढ़ना है? लाइकेन से, है ना। ठीक। तो पहले भाई आपका अपुष्पोद्भिद, और एक होता है पुष्पोद्भिद। ठीक है। देखो, अपुष्पोद्भिद का मतलब ही क्या होता है? जैसे सीधे से इसको अगर आप तोड़ के पढ़ेंगे तो अपुष्पभिद, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पुष्पोद्भिद, ठीक है ना, अपुष्पोद्भिद। और जिनमें पौधे और फल बीज होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपुष्पोद्भिद। तो आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें यह बात होती है कि इसमें ना तो इन पौधों में ना पुष्प होता है और ना बीज, ठीक है ना। ना पुष्प होता है ना बीज, ठीक है ना। ये अपने आप ही उगाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद को भी हम लोग कई भागों में बांट के पढ़ते हैं, या कई प्रकार से पढ़ते हैं। एक सेकंड बच्चा, सेटिंग अनलॉक हो गई थी, ठीक है। तो देखिए, अपुष्पोद्भिद को हम लोग भी कुछ भागों में बांट के पढ़ते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तीन भागों में से बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? तीन भागों में। आप लोग उन तीन भागों के नाम बताइएगा। गुड। कौन होता है? थैलोफाइटा। पहला कौन होता है? थैलोफाइटा। फिर होता है ब्रायोफाइटा, और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा, ठीक है ना। टेरिडोफाइटा, ठीक है। तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। उसके बाद हम लोग अगर बात करें थैलोफाइटा की, तो होते हैं, इसके होते हैं चार, ठीक है ना। इससे कितने होते हैं? चार होते हैं, ठीक है ना। इससे कितने, मतलब इसको अब जो पढ़ेंगे वो चार चीजों में पढ़ेंगे। पहला आपका होता है शैवाल। दूसरा है आपका कवक। तीसरा है लाइकेन,
तीसरा है लाइकेन और चौथा है जीवाणु। ठीक है, लाइकेन भी तो इसी का भाग है भाई। ठीक है, लाइकेन भी तो इसी का भाग है। लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों का मतलब दोनों के जो है विशेषताएं पाई जाती हैं। लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इससे आज आप लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना। लाइकेन का भी प्रयोग कई जगहों पे किया जाता है, कुछ सकारात्मक जगहों पे, कुछ नकारात्मक जगहों पे। ठीक, उसके बाद ब्रायोफाइटा, इसको फिर आगे हम लोग पढ़ लेंगे। ब्रायोफाइटा और टोरिडोफाइटा, इनमें कुछ भाग नहीं होते, अपने आप सिंगल रूप में पढ़ेंगे इनको। ठीक है, इधर अपुष्पोद्भिद में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। अपुष्पोद्भिद को भी कुछ भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है ना, अपुष्पोद्भिद को भी हम लोग कुछ भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं नग्न बीजी और एक आवृत्त बीजी। नग्न बीजी और आवृत्त बीजी। आवृत्त बीजी, नग्न बीजी ऐसे पौधे होते हैं, मतलब ऐसे पौधे ये फल होते हैं जिनमें उनके बीज फल के अंदर ना होके कहां होते हैं? बाहर होते हैं। उनके फल अंदर ना होके कहां होते हैं? बाहर होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? नग्न बीजी। जैसे आपने एक नाम सुना होगा सहतूत का, है ना, उसके भी बिया अंदर नहीं होते, बाहर होते हैं। ठीक है, और एक स्ट्रॉबेरी का नाम सुना होगा। स्ट्रॉबेरी का नाम सुना है ना, वो जो लाल कलर का आता है ऐसे, और ऐसे कुछ दिल आकार में बना होता है ना, ऐसे ऐसे कलर का होता है ना, मतलब ऐसे आकार में होता है। ये होता है क्या? स्ट्रॉबेरी, है ना। इसके बिये जो होते हैं ना वो बाहर होते हैं, इसके फल के बाहर होते हैं, वो अपने आप गिर जाते हैं। मतलब ये जो उत्पादन होता है ज्यादातर पहाड़ी वाले क्षेत्रों में होता है ना। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ना तो लोग पहुंचते हैं ज्यादा और ना ही वहां पे जानवर पहुंचते हैं, तो इनके बीज बाहर आराम से घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने यहाँ क्या होते हैं? आवृत्त बीजी में देखो अमरूद हो रहे हैं, आम हो रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या होते हैं? इनको डर रहता है, कुछ नहीं तो गुम्मा मार के तोड़ दें नमका, है ना। इनमें क्या होता है? देखो बचपन से ही बच्चे लिए आम गुम्मा, अब कच्चे हैं लेकिन लिए गुम्मा जुटे हैं, है ना, अमिया टूरन जुटे हैं। तो ये इनको डर रहता है कि अगर हमें कहीं भी चोट लग गई तो हम अपने संतान को उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे, मतलब ना तो हम बड़े हो पाएंगे, जब बड़े नहीं हो पाएंगे तो संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे। संतान उत्पत्ति मतलब कि ये नए पौधे नहीं बना पाएंगे, और नए पौधे नहीं बनेंगे तो आगे दूसरे आम के पेड़ नहीं होंगे, फिर आम नहीं होगा उसमें ना। तो इसलिए इनके जो बनाया है ईश्वर ने कहा भाई इनको ऐसे रखो, इनको माल लड़का गुम्मा उम्मा तोड़ देते हैं, इनको अंदर रखिए, इनको उतने लोग पहुंचेंगे नहीं, और जो पहुंचेंगे तो लोग इनका सेफ्टी खुद ही बगानी वाले जो रहेंगे वो खुद ही इनको सेफ्टी में रखेंगे, क्योंकि महंगी चीज होगी, इसको वही लोग खाएंगे भाई जो पसंद करते हैं, पसंद है जिनके पास पैसा होगा, है ना, पैसे वाले लोग खाएंगे। तो पैसे वाले लोग ऐसे भी तोड़ने नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे? वो पैसा देके मंगा लेंगे, और इनको जो उगाएगा वो खुद ही इनकी रक्षा करेगा, है ना। तो इस तरीके किया गया भाई, भगवान ने भी कुछ दिमाग लगा के इनको बनाया, है ना, कुछ सोच समझ के बनाया। तुमसे कमाई फुर्सत है उनके पास, लेकिन वे पैक काम में बिजी हैं, तुम्हारे सबके तरह नहीं है, सनी देओल बने घूम रहे हो सब जने। ठीक है ना भाई। आवृत्त बीजी को भी दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, और इधर होता है द्विबीज पत्री। जो लोग नहीं थे वो भी समझना, जो थे वो अच्छी बात है, कुछ तो नया मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो एक बीज पत्री में वे पौधे या वे बीज आते हैं जिनको तोड़, सीधी सी बात, आप लोग गांव क्षेत्र से जुड़े हुए हो तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। अब यहीं पे अगर अंग्रेजी मीडियम वाला होगा तो उसको कम समझ में आएगा, है ना, सीबीएसई बोर्ड वाला, तो उसे कम समझ में आएगा ना। तो देखो कहने का मतलब, जैसे अपने यहाँ क्या होता है, गेहूं बोया जाता है, देखा आपने? क्या गेहूं को तोड़ के आप बो सकते हो? उगेगा वो? नहीं उगेगा। ऐसे ऐसे जितने भी बीज होंगे वो कैसे होंगे? एक बीज पत्री होंगे। और जिनको तोड़ के बो सकते हो वो क्या होते हैं? दो बीज। जैसे धनिया आपने देखा है, धनिया को तोड़ दो तब भी उगाएगा। अब लेकिन कहते हो सर चना जो होता है, चना को तोड़ दो तो क्या वो अलग अलग उगेगा? नहीं उगेगा। लेकिन उसमें बीज के जो पत्र होते हैं वो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं, इसलिए उसको दो बीज पत्री कहते हैं। मटर है, अब मटर जब तक समूचा नहीं बोगे उसका दाना एक, तब तक उगेगा नहीं, चाहे जितना उसको तोड़ दो, है ना। तो लेकिन उनमें पत्र कितने हैं? दो।
ऐसे बीज जिनमें 2 बीज होते हैं, मतलब उनके अंदर जब उसका ऊपर की जो खाल निकालोगे उसकी, तो उसके अंदर कितने निकलेंगे? 2। ऐसे को 2 बीजपत्री कहते हैं। और ऐसे जिनके छिकले निकालते चले जाओ लेकिन वो अंदर सिंगल ही मिलेंगे, वो कैसे आते हैं? एक बीज। जैसे धान है, धान के ऊपर का छिकला निकाल दो, अंदर चावल निकलेगा, है तो सिंगल ही। अब तोड़ के सोने बो सकते हो आप, है ना? इतनी बात समझ में आई भाई? तो ये स्ट्रक्चर जिन लोगों ने बना रखा था अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं बनाया था वो बना लीजिएगा। ठीक, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए थैलोफाइटा ऐसे होते हैं, ऐसे पौधे। देखो सबसे पहली बात यह है कि थैलोफाइटा जो कि वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा जगत है, इसमें कई लाखों करोड़ों की संख्या में क्या पाए जाते हैं? पौधे पाए जाते हैं। ठीक है ना? इसमें इनके जो प्रजातियां हैं वो लाखों करोड़ों की संख्या में। ठीक है, इसमें से हम लोग पहला पढ़ते हैं शैवाल। क्या पढ़ेंगे? शैवाल पढ़ेंगे। ठीक है ना? शैवाल जो कि जिसको देखिए शैवाल क्या होता है? शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। ठीक है ना? शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि इनमें पर्ण रहित होते हैं। ये क्या होते हैं? पर्ण सहित होते हैं, है ना भाई? ये पर्ण हरित जिसको कह सकते हो, पर्ण हरित। पर्ण हरित का मतलब ये कह सकते हो कि ये रंगीन होते हैं, हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं, पर्ण हरित होते हैं। ठीक है ना? ये पर्ण हरित होते हैं। अब पर्ण हरित का मतलब क्या होता है? अब शैवाल सबसे पहले क्या समझो, आज की वीडियो आप लोग घर पे देखना जाके, आपको बहुत कुछ नया मिलेगा वीडियो में ही। आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है? तो जो पर्ण हरित है मतलब ये कैसे होते हैं? हरे तरीके के होते हैं। जैसे आपने देखा है काई, काई देखा है? काई, तो ये काई होते हैं भाई। ये कैसे होते हैं? काई होते हैं। पर्ण हरित मतलब जो शैवाल होते हैं ये काई के जैसे होते हैं। जो इस पृथ्वी पे कहा जाता है कि सबसे पहले अगर किसी जीव ने उत्पत्ति ली है तो वो कौन है? वो मांस है। वो किस विभाग का माना जाता है? तो वो ब्रायोफाइटा का माना जाता है। ठीक है ना? क्या चीज? नहीं 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 नहीं, मांस वो बिल्कुल काई देखा नहीं जो, अरे नहर वहर किनारे, तालाब वालाब किनारे बहुत सारे काई फैल जाती है हरी हरी। नहीं नहीं वो नहीं, वो नहीं। दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है शैवालों की, कि जो शैवाल होते हैं ये आत्मपोषी होते हैं। क्या होते हैं? आत्मपोषी होते हैं। आत्मपोषी का मतलब क्या होता है भाई? ये स्वयं से अपने भोजन बनाते हैं। ये क्या करते हैं? स्वयं से। इन्हीं की अपेक्षा अगर आप देखेंगे कवक, तो कवक स्वयं से भोजन नहीं बनाते हैं। उनको भोजन बनाने के लिए किसी ना किसी चीज की आवश्यकता होती है। तो जैसे उनको नमी की आवश्यकता होती है, और नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे। ठीक है ना? दूसरा क्या होगा कि ये संवहन ऊतक होते हैं। इनमें संवहन ऊतक होता है, सॉरी संवहन ऊतक रहित होते हैं। मतलब इनमें जैसे आपके यहाँ मतलब अपने यहाँ क्या होता, मतलब शरीर में क्या होता है? नस टाइप में बनी होती हैं। पेड़ और जो जैसे आम का पेड़, सफेदा का पेड़ कोई भी ले लो, इनमें एक रेसे टाइप में होते हैं जिनसे क्या होता है? पानी वगैरह यानी का भोजन ऊपर नीचे पहुंचता रहता है। ऑक्सीजन इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया तो उनके जड़ तक पहुंचती है, और नीचे से पानी सोखा तो ये ऊपर तक जाता है ना? तो ये मैं कह रहा हूँ कि भोजन का आदान प्रदान होता रहता है। तो ये एक विशेष प्रकार के संवहन होते हैं। संवहन का मतलब एक रास्ते होते हैं रेसे टाइप में। लेकिन जो शैवाल होते हैं इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आप देखोगे तो पाइप के जैसे होंगे। जैसे घर में मोटर में लगी हुई पाइप होती है ना, ये ग्लूकोज की पाइप देखा आपने? ऐसे होते हैं कि अंदर कुछ भी नहीं, अंदर खोखले हैं एकदम। इनको ऐसे दबाओगे तो पीछे से पानी निकल आएगा, कुछ नहीं निकलेगा। ना इनके हड्डी मांस खून ब्लड कुछ नहीं निकलेगा। बस ये तो निकलेगा तो हरा हरा पदार्थ निकल आएगा किसी किसी में, और नहीं तो ऐसे पानी जैसे ही निकल आएगा। ठीक है ना? तो ये आत्मपोषी होते हैं। और क्या होते हैं? संवहन रहित होते हैं। ठीक है ना? संवहन रहित, इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है, संवहन ऊतक रहित होते हैं। ये बात समझ में आई? बोलो भाई, ये बात समझ में आई? अगली बात, जो शैवाल होते हैं इसमें एक होता है क्लोरेला नाम का, क्लोरेला। ठीक है ना?
क्लोरेला शैवाल, ठीक है ना, क्लोरेला शैवाल, इसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री करते हैं। कौन करते हैं? अंतरिक्ष यात्री। किसके लिए करते हैं? ये अपने भोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए करते हैं। ये किसके लिए करते हैं? भोजन व ऑक्सीजन। क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यान में भोजन व ऑक्सीजन के लिए करते हैं। देखिए कारण क्या है, जो क्लोरेला नाम का शैवाल होता है ये एक विशेष प्रकार का शैवाल होता है। इसको अगर आपने तोड़ दिया, क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन व ऑक्सीजन के लिए करते हैं। देखिए भाई, अगर अंतरिक्ष यात्री अपने लिए ब्रेड, दूध, है ना, दाल भात ये सब लेके जाएंगे अंतरिक्ष में, तो इनको जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? अब एक दिन में तो पहुंच नहीं जाएंगे कि वहाँ से यात्रा करके आ जाएंगे। जम्मू से कश्मीर जा रहे हैं और यात्रा करके आ गए, या 2-4 दिन के लिए मनाली जा रहे हैं, घूम घाम के लौट आएंगे। आए या ना आए ये भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जब तक ये जाएंगे रहेंगे, इनके लिए कुछ भोजन की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो अब इसमें तो ऐसा नहीं कि दाल भात बांध के ले जाएंगे, वहाँ रास्ते में बना लेंगे, कहीं स्टेशन होगा, है ना, चूल्हा वूल्हा जला के अपना शुरू कर देंगे। तो वहाँ ये सब स्टोरेज की समस्या होती है ना, कहाँ रखेंगे, कैसे इनका प्रयोग करेंगे ना, इन सब चीज़ों की समस्या होती है। तो इसके लिए जो क्लोरेला नाम का शैवाल होता है, इसका ये लोग प्रयोग भोजन के रूप में कर लेते हैं। तो इन्हें ये प्रोटीन युक्त भोजन भी दे देता है, और दूसरा इसके वहाँ रहने से क्या होता है कि बहुत जल्दी अपने आप बड़ा भी हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है, इससे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को लोग क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। कौन? शैवाल, ये ग्रहण कर लेता है, और ये नया तरीके से क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। ये नए तरीके से क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। तो 2 फायदे हो गए इससे। अब इसके लिए होगा क्या कि ये बढ़िया सा आराम से 2-3 सेट बना लेंगे, कभी इसका नोच के खा लिए, कभी इसका खा लिए, इधर से बढ़ता रहेगा, इसका बढ़ता रहेगा। अपना 2 दिन में जितना उन्होंने काटा उतना फिर बड़ा हो जाएगा वो। इन्होंने 1 किलो काटा तो अगले दिन फिर 2 दिन बाद 1 किलो फिर तैयार हो जाएगा, समझे ना। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसकी जो विभाजन शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है। इसकी जो विभाजन होती है, यानी उत्पत्ति शक्ति होती है, बहुत तेज होती है, ठीक है ना। किसकी? क्लोरेला शैवाल की। अगला क्या है? एक होता है लेमिनेरिया। क्या होता है? लेमिनेरिया, ठीक है ना, लेमिनेरिया शैवाल। लेमिनेरिया शैवाल से क्या होता है भाई? आयोडीन बनाया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है? आयोडीन। लेमिनेरिया शैवाल से क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है, ठीक है ना। लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन मिलता है। दूसरा होता है नास्टाक। क्या होता है? नास्टाक। नास्टाक का प्रयोग खाद के रूप में करते हैं। किसमें करते हैं? खाद। नास्टाक का प्रयोग किसमें करते हैं? खाद के रूप में करते हैं, ठीक है ना, खाद के रूप में करते हैं। तथा फोरफाइरा व सरगासन का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। 2 और होते हैं, एक होता है फोरफाइरा और एक होता है सरगासन। ये 2 और शैवाल होते हैं, इनका भी प्रयोग किसमें करते हैं? भोजन में करते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई भाई? बोलो। देखिए, ठीक है ना। तो लेमिनेरिया शैवाल का प्रयोग किसमें करते हैं? आयोडीन बनाने में। क्या बनाने में? आयोडीन। इससे आयोडीन प्राप्त होता है, ठीक है ना। इससे क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। नास्टाक का प्रयोग खाद बनाने में। नास्टाक का प्रयोग खाद बनाने में। सरगासन का प्रयोग भोजन में करते हैं, ठीक है ना। इसका प्रयोग किसमें करते हैं? भोजन में करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलिए इसको इरेज करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला पढ़ते हैं कवक। से कहते हैं फंगी, ठीक है ना, कवक। इसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। इसके
अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दूसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये पर्ण रहित होते हैं। ये क्या होते हैं भाई? ये पर्ण रहित होंगे। अब पर्ण रहित का मतलब क्या होगा? रंगहीन होंगे। ये कैसे होंगे? रंगहीन होंगे। इनमें कोई फिक्स कलर नहीं होगा। ठीक है ना, ये कवक में संचित भोजन, मतलब कवक में जो होता है, कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है ना, के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, दूसरा इसका उदाहरण, सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे इसमें उदाहरण कौन से हो सकते हैं? तो उदाहरण भैया इसका है मशरूम। क्या है? मशरूम। दूसरा है ईस्ट। ठीक है ना, ईस्ट होता है, ईस्ट छोटे छोटे दाने टाइप में सरसों के जैसे। ठीक है ना, ईस्ट। हाँ, ब्रेड वगैरह या जलेबी वगैरह के जो मैदा होता है ना, उसको सानने में इसका प्रयोग किया। नाम का कवक, इससे दर्द निवारक होता है। ये क्या होता है? दर्द निवारक होता है, इसे कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपने मशरूम देखा होगा, ईस्ट छोटे छोटे सरसों दाने जैसे होते हैं, पेनिसिलिन भी इसी। तो ये होते हैं भाई आपके क्या? कवक। ये कवक के क्या है? उदाहरण। यहां से प्रश्न आपसे बन सकता है कि पेनिसिलिन क्या है? कवक है। जैसे भी आपके टेस्ट में एक बार पूछा गया था कि मशरूम क्या है, तो मशरूम क्या है? कवक है ना। ना तो फल है, ना सब्जी, नहीं तो विकल्प में सब्जी भी रहेगा, है ना, सब्जी नहीं। ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या है? ईस्ट भी क्या है? कवक है। ईस्ट भी क्या है? कवक है। तो आगे बात करते हैं सैक्रोमाइसन, सैक्रोमाइसेस। ठीक है ना, सैक्रोमाइसेस नामक कवक का प्रयोग डबल रोटी बनाने में करते हैं। ठीक है ना, डबल रोटी देखें जो स्पंज टाइप में होती है, उसमें उसका स्पंज कैसे लाया जाता है? वो इसी सैक्रोमाइसेस नाम का जो कवक होता है, नहीं, ईस्ट भी करता है, ईस्ट सड़ाने का काम करता है, ईस्ट से भी स्पंज आता है। अगर वो नहीं मिला तो इसको सैक्रोमाइसेस बना लेते हैं। ठीक है ना, इससे ज्यादा स्पंज आ जाता है। इससे क्या? ज्यादा स्पंज आ जाता है। जलेबी लेकर देखा, उसमें कम स्पंज रहता है, इसमें ज्यादा स्पंज आ जाता है। थोड़ा सा पकाया, इतना बड़ा फूल की हो गई। अब आपको पता है क्या, जो डबल रोटी होती है इतनी बड़ी आती है ना? क्या वो इतनी बड़ी होती है? उसका जो लोई होती है वो इतनी बड़ी होती है, उसको फूल के इतनी बड़ी हो जाती है ना, स्पंज हो जाता है। तो सैक्रोमाइसेस। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है भैया कि डबल रोटी का प्रयोग, डबल रोटी बनाने में किस कवक का प्रयोग करते हैं या किसका प्रयोग करते हैं? तो हो सकता है कि विकल्प में ऐसा दे दे कि डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो विकल्प में हो जाए शैवाल का प्रयोग करते हैं, विकल्प में मिल जाए कवक का प्रयोग करते हैं, इसमें हो जाए लाइकेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, या एक और कोई विकल्प दे दे, इनमें से कोई नहीं दे दे। तो आप ध्यान रखना किसका प्रयोग करते हैं? कवक का प्रयोग करते हैं। कवक भी देते हैं और सैक्रोमाइसेस भी देते हैं। नहीं तो फिर आप कोई दो में से एक ही विकल्प देगा ना, बात तो वही है। सैक्रोमाइसेस भी कवक है और ये तो कवक का भेद ही है ना। सैक्रोमाइसेस ही रहेगा विकल्प में, या रेयर केस में दे दिया कवक या शैवाल मिला के, तो फिर आप इसमें लगा सकते हो। ठीक है ना। हाँ, कवक जो होते हैं ये संवहन रहित होते हैं। ठीक है ना, इनमें भी संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। अगला है, आपको पता है पिछली क्लास में हमने बताया था कवक से क्या होते हैं, कुछ पौधों में गंभीर रोग हो जाते हैं ना। कवक से पौधों में गंभीर रोग यानी कि रोग हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या हो जाते हैं, रोग। जैसे कि सरसों का दाना क्या हो जाता है, काले से सफेद हो जाता है ना। जो गेहूं के या धान के पौधे होते हैं वो पीले हो जाते हैं, है ना, वो क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। ये सब किसके कारण होते हैं, ये कवक के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, कवक। ये तरह तरह के कवक जाके उसमें चिपक जाते हैं और उनको अपना भोजन बना लेते हैं। तो वो क्या होंगे, उनके जो सारी शक्ति है वो खत्म हो जाएगी, तो वो सब अपना आकार बदल देते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाते हैं, जैसे आपको देखा है
ज्यादा समय तक लोगों को खांसी आने लगती तो भी शरीर बदल जाता है, बुखार आने लगा तो भी लोगों को क्या हो जाता है, मतलब शरीर, तो ये क्या होता है, जीवाणु ये सब तमाम तरह तरह के क्या होते हैं, जो कवक वगैरह शैवाल वगैरह आके जाके शरीर में अंदर घुस जाते हैं। आपको पता है कि शरीर में बहुत प्रकार के जीवाणु चिपके हुए हैं अभी भी, कितना भी सुबह नहा धो के छिले हुए अंडे के तरीके निकल के आओ, कोई मतलब नहीं। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर हम त्वचा को देख लें एक बार तो हम सोच नहीं सकते कि हम जीवित कैसे हैं, समझे ना। इतने चिपके हुए नान नान सब चलते रहेंगे, उसमें बिजबिजाते रहेंगे ऐसे ऐसे करके, ये आपको नहीं दिखते, समझ आता हाँ भाई क्या स्किन है हमारी, है ना। कहीं एलोवेरा से कोई धो रहा है, कोई डिटॉल से धो रहा है, 99.99% कीटाणुओं से मुक्ति, ऐसा कुछ नहीं है, समझे ना। भारत में बस वही है ना, जो दिखता है वही बिकता है ना। हाँ? तो ये बात समझ में आई भाई, आगे बढ़ें। तो ये बात हो गई आपके किसकी, कवक की। अब हम लोग आते हैं आज के और मेन टॉपिक पे आते हैं, जो आपको पढ़ना है आज से। ये तो पिछला पढ़ चुके थे आप, है ना, लेकिन इसको थोड़ा बेहतर बनाने के लिए हमने दोबारा समझा दिया। ठीक, अब आप लोग पढ़ेंगे आज से लाइकेन, ठीक है ना। अगली हेडिंग आप लोग बनाएंगे लाइकेन। लाइकेन, ठीक है ना भाई। लाइकेन समझिएगा, लाइकेन क्या होते हैं। यह कवक व शैवाल दोनों से मिलकर बने होते हैं। इसका भी आप लोग चित्र देख लेना, पिछले क्लास में शायद दिखाए भी थे, या आपको उदाहरण के तौर पे हम बता दे रहे हैं। जैसे आपका ये आपने देखा लकड़ियों पे, जो जैसे ये आपने देखा ना मशरूम, इस तरीके के पपड़ी टाइप में सफेद सफेद निकल आता है, देखा आपने। ये क्या होते हैं, ये लाइकेन होते हैं। ये क्या होते हैं, लाइकेन। और लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं। लाइकेन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक क्रस्टोस होता है, ठीक है ना, क्रस्टोस होता है। एक फोलियोस होता है, उसका भी चित्र दिखा देंगे आपको, ठीक है ना। फोलियोस होता है, फ्रूटियोस होता है, फ्रूटियोस होता है, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, लाइकेन होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार क्या होते हैं, लाइकेन। जो क्रस्टोस होता है, देखा होगा सफेद कलर का होता है। एक जो फोलियोस होता है वो पीले कलर का देखा होगा, वो कभी कभी दीवालों में भी लग जाता है ना, वो दीवालों में भी लग जाता है, वो दीवालों में भी लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, फ्रूटियोस। क्या होता है, फ्रूटियोस। तो ये फ्रूटियोस वगैरह क्या होता है, ये भी लकड़ियों वगैरह में लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं, लकड़ियों में, जहां नमी वगैरह होती है, ठीक है भाई। तो चलिए आगे बात करते हैं। यह कवक व शैवाल, ये कवक व शैवाल दोनों से मिलकर बने होते हैं, दोनों से मिलकर बने होते हैं, दोनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों से मिलकर बने होते हैं। ध्यान रखना, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रैक्टस ने किया था। किसने किया था, थियोफ्रैक्टस ने किया, ठीक है ना, थियोफ्रैक्टस ने किया था, ठीक है ना। आकार एवं संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। आकार एवं संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। आप लिख भी लेना और देख भी लेना, ठीक है ना। पहला होता है, पहला है आपका क्रस्टोस, क्रस्टोस। दूसरा है आपका, पहला हो गया क्रक्टोस, दूसरा होगा फोलियोस, दूसरा हो गया फोलियोस, तीसरा आपका हो गया फ्रूटियोस। क्या होता है, फ्रूटियोस।
फ्रूटियोज होता है, ठीक है ना, फ्रूटियोज। तो ये 3 प्रकार के क्या हो गए भाई आपके लाइकेन हो गए, 3 प्रकार के क्या हो गए लाइकेन हो गए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो लाइकेन होता है ये वायु प्रदूषण का संकेतक होता है। क्या होता है? संकेतक होता है। जो लाइकेन होता है ये वायु प्रदूषण का क्या होता है? संकेतक होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण, लाइकेन वायु प्रदूषण का संकेतक होता है। ठीक ना, ये वायु प्रदूषण का क्या होता है? संकेतक। रीजन ये है कि जहां पे वायु प्रदूषण रहेगा वहां पे जो लाइकेन होगा वो सफेद कलर का होगा और बड़ा टफ होता है वहां का, ठीक है ना। और कहीं कहीं तो ये उगते ही नहीं है, जहां पे ज्यादा वायु प्रदूषण होगा वहां पे ये उगेंगे ही नहीं, ठीक है ना। ये ज्यादातर कहाँ होता है? जहां पे नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल वायु प्रदूषण होता है, ये वायु प्रदूषण कम होता है। जैसे अपने आसपास देखोगे तो यहाँ पे क्या है, गांव क्षेत्र है, तो यहाँ पे इतना वायु प्रदूषण नहीं है क्योंकि पेड़ पौधे यहाँ पे ज्यादा हैं और ना इतना यहाँ पे परिवहन है, ना इतना ज्यादा फैक्ट्रियां, ना यहाँ पे इतना ज्यादा बिल्डिंगें हैं, तो यहाँ पे वायु प्रदूषण कम है। हर तरफ देखो ज्यादातर तो खेत वगैरह मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे, तो यहाँ वायु प्रदूषण क्या है? तो आप देखेंगे तो जैसे ही कहीं लकड़ी अगर कहीं रखी है तो उसमें लाइकेन लग जाता है ना। जो मशरूम जैसे देखो उसमें उगाता है ना। सब कहीं कुकर मुत्ता है, ऐसा नहीं होता है, वो भी मशरूम ही होता है, वो जंगली होता है, बस इतना होता है, ठीक है ना। अरे भैया ये कहते हैं ना भाई मशरूम, पहले उसी को कहते थे लोग, इसके लिए खाते नहीं इसको। अभी भी गांवों में कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो नहीं खाते हैं मशरूम को, कहेंगे हैं एक कुकुर मुत्ता है। अरे भाई वो ऐसे थोड़े ना, वो चलिए हम कुकुर मुत्ता ही मान लेते हैं, जो होता है वो भी जंगली मशरूम होता है। वो क्या होता है? वो जंगली मशरूम, उसे नहीं खाना चाहिए, वो जहर होता है, मतलब उसमें जहरीले तत्व पाए जाते हैं, उसे नहीं खाना चाहिए। बाकी जो ऐसे नॉर्मली बाजार में मार्केट में मशरूम आता है, ये सब्जी वाला मशरूम होता है, खाने वाला होता है, इसको खाना चाहिए। लेकिन लोग इसको भी नहीं है, हमें ऐसी चीज खवा दी उसे, ठीक तो हम अंडा मांस खा लें, है ना। लोग कहीं पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहते हैं? पेड़ों की छालों पर, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टिकोल्स। लाइकेन को कॉर्टिकोल्स कहते हैं। कॉर्टिकोल्स कहते हैं, ठीक है ना। पेड़ों पर, पेड़ों की छालों पर, छाल का मतलब उसके जो अपने क्या कहते हैं? पपरा क्या कहते हैं, है ना। कोई भी पेड़ उसको कहेंगे पपरा, बुकला, है ना। कहीं बुकला टार दिन, बुकला टार दिन, है ना। तो इनमें क्या होता है, जो देखा ना आपने व्हाइट कलर का हो गया था, उसी कहते हैं कॉर्टिकोल्स कहते हैं। कैसा लाइकेन होता है? कॉर्टिकोल्स होता है, ठीक है ना। कॉर्टिकोल्स होता है। इसका भी चित्र वही सेम जो आपने पीछे देखा है वही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है खाली चट्टानों पर उगने वाले को क्या कहते हैं? इसी के आगे लिखोगे तथा, कॉर्टिकोस यहीं पे लिख लो, तथा खाली चट्टानों पर, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्स नहीं, हाँ सही है, सेक्सिकोल्स कहते हैं, इसे कहते हैं सेक्सिकोल्स। सेक्सिकोल्स कहते हैं, सेक्सिकोल्स कहते हैं, ठीक है। अगला है लोबेरिया इर्बेनिया लाइकेन से इत्र प्राप्त किया जाता है। लाइबेरिया, बेटा हाँ, सेंट, इत्र मतलब सेंट। लाइबेरिया इर्बेनिया, इर्बेनिया लाइकेन से इत्र प्राप्त करते हैं।
प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, इत्र प्राप्त करते हैं। अगला है आपका परमेटिया सेक्सिटिलिस लाइकेन का प्रयोग मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है, ठीक है ना, मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। परमेटिया सेक्सिटिलिस लाइकेन का प्रयोग मिर्गी की दवा बनाने में, मिर्गी की दवा बनाने में इसका प्रयोग किसमें करते हैं, का प्रयोग परमेटिया और सेक्सिटिलिस का प्रयोग किसमें करते हैं, मिर्गी की दवा बनाने में। लाइबेरिया और इनवेनिया का प्रयोग इरबेरिया का प्रयोग किसमें करते हैं, इत्र बनाने में करते हैं। खाली चट्टानों पे किस प्रकार के लाइकेन उगते हैं, सेक्सिकोल्स नाम के उगते हैं, उन्हें सेक्सिकोल्स कहते हैं। पेड़ों की छालों में उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, कोर्टिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्टिकोल्स कहते हैं। लाइकेन क्या होते हैं, ये वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं कि जहां पर वायु प्रदूषण होगा ये वहां पे नहीं उगेंगे, ठीक है ना। दूसरा, आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, थियोफ्रैक्टस ने किया था। किसने किया था, थियोफ्रैक्टस ने किया था। यह कवक व शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना भाई। तो इतनी बातें किससे जाननी जरूरी है आपको, लाइकेन से, ठीक है ना। हाँ, नहीं ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, जहां पे वायु प्रदूषण ज्यादा होगा वहां पे नहीं होंगे, ठीक है ना। अब जिन शहर में ज्यादा वायु प्रदूषण होगा वहां पे नहीं होंगे, जैसे अभी दिल्ली वगैरह है यहाँ पे, और ये गाजियाबाद वगैरह है, यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है ना। देखो भाई यहां तक एक बार समझ लो, ऑनलाइन वाले भी लाइट जाने से। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, इसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया है, ठीक है ना। रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं तपेदिक जीवाणु की खोज की है। रॉबर्ट कोच ने तपेदिक एवं कॉलरा नामक जीवाणु की खोज की है। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका की खोज की है। लुई ने किसकी खोज की है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की है, रेबीज टीके की, ठीक है ना। तथा इन्होंने दूध का पास्चराइजेशन का सिद्धांत दिया है, ठीक है ना। पास्चराइजेशन का सिद्धांत दिया है, मतलब क्या होता है कि दूध को अधिक समय तक रखने के लिए क्या किया जाता है, जो भी तरीका अपनाया जाता है उस तरीके को क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन। लेकिन उस तरीके को अपनाने के लिए भी एक सिद्धांत दिया गया, भैया इस तरीके से रखोगे तो आएगा सही, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो दूध के को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए पश्चीकरण किया जाता है। इसे 2 विधि से करते हैं। पहली विधि क्या है, पहली विधि है आपका भाई लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, ठीक है ना। लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर, इसमें ऐसे लिखो, दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके
ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूध को 71.7 डिग्री 71.7 डिग्री पर गर्म करके, एक सेकेंड, दूध को 62.8 डिग्री पर 30 मिनट तक गरम करके, और यहां पर है 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड गरम करके। मतलब दूध को अधिक समय तक सुरक्षित दो तरीके से किया जा सकता है। इसे कहते हैं लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, और इस वाले को कहते हैं हाई टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। ठीक है ना। इसे कहते हैं लो टेम्परेचर, यानी कि 62 डिग्री, देखो इसमें क्या है 62.8 डिग्री सेल्सियस पर कितनी देर गर्म किया जा रहा है, 30। मतलब देखो इन्होंने बताया कि भाई अगर दूध को आपको ज्यादा समय तक स्टोर करना है, इसमें आपको करना क्या होगा कि 62.8 डिग्री सेल्सियस पे दूध को आप 30 मिनट तक गर्म कीजिए। मतलब उबालना नहीं है, उसे क्या करना है, गर्म करना है। उसके अणु जो होंगे वो समान स्थिति में आ जाएंगे। अब उसे क्या करिए, आप 2-3 दिन तक आराम से सुरक्षित रख सकते हो। ठीक है ना। दूसरा तरीका इन्होंने क्या बताया कि दूध को 71.7 डिग्री पर 15 सेकंड गर्म करिए। अब आपको पता है 15 सेकंड में गर्म हो पाएगा? थोड़ा बहुत दूध है तो गर्म हो जाएगा, गिलास 2 गिलास दूध है तो गर्म हो जाएगा, लेकिन वो बड़े उस पर रखना पड़ेगा ना, मतलब चूल्हे पे। लेकिन अगर कोई कंपनी वगैरह है, भाई हमें तो कितना जरूरत है, सुबह दूध आया शाम तक खत्म। लेकिन ये जरूरत किसको पड़ती है, कंपनियों को पड़ती है। अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना, ऐसी चीजों को जरूरत पड़ती है। नमस्ते इंडिया, गुड मॉर्निंग इंडिया, है ना, इन सबको जरूरत पड़ती है कि भैया इनको स्टोर करना पड़ता है ना दूध को। तो ये लोग क्या करेंगे, इनको बड़ी बड़ी मशीनों में के तहत इनको क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। ठीक है ना। लेकिन तब भी एक समस्या इनके सामने खड़ी हो गई कि भाई अगर दूध 100 लीटर दूध है या 1000 लीटर दूध है तो उसको इस टेम्परेचर पे यानी 71.7 डिग्री टेम्परेचर 15 सेकंड में कैसे गर्म हो पाएगा। तो उसके लिए एक तरीका बनाया गया, एक मशीन आई कि पहले एक टैंकर में भर दिया गया और टैंकर से एक पाइप के सहारे वो क्या कर रहा है, दूसरे टैंकर के पास जा रहा है जहां पे क्या लगा है, हीटर लगा है। और वो जिस पाइप से जा रहा है उस पाइप से पानी फुहारे के, मतलब दूध जो है फुहारे के रूप में निकल रहा है। और जो फुहारा बन के निकला तो जो दूसरी टंकी है वहां टेम्परेचर इतना गर्म है कि उस फुहारे के साथ जो, देखो जैसे पानी एक मग्गा लीजिए, एक बाल्टी लीजिए, ऐसा पानी अड़ोल दीजिए तो ज्यादा पानी जाएगा। आप उतना ही पानी किसी ऐसी चीजों से डालिए, जैसे कि आपने देखा सावर वगैरह से, है ना, उसमें से क्या होगा, पानी आराम से निकलेगा, थोड़ा थोड़ा निकलेगा, है ना। तो वैसे ही क्या होगा कि जब पाइप से जा रहा है टेम्परेचर जहां पे दूसरी टंकी से होके, तो दूसरी टंकी क्या है, गर्म है, वो क्या कर रही है, जो मतलब गर्माहट है उसको बहुत तेजी के साथ नीचे की ओर धकेल रही है। और नीचे से क्या निकल रहा है, दूध। और दूध किस तरीके जा रहा है, फुहारे के रूप में जा रहा है। तो दूध क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा उस टेम्परेचर पे। 71.7 डिग्री टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, वो आग उसको मिल रही है, वो गर्म होते हुए फिर नीचे एक टैंकर रख दिया गया, उसमें भर रहा है पानी, दूध भर रहा है, गर्म भी हो रहा है। तो ये इस तरीके से किया जाता है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि एक टैंकर बनाया गया, फिर यहां से एक पाइप लगाई गई, फिर यहां पे एक टैंकर बनाया गया और फिर यहां पे क्या किया गया, एक टंकी रख दी गई। इससे फुहारे नुमा यहां पे जाएगा और फिर यहां टैंकर में क्या हो जाएगा, वो स्टोर होता रहेगा। और इस वाले टैंकर, इसमें दूध रखा हुआ है और यहां से दूध जा रहा है, ठीक है ना, यहां से दूध जा रहा है और यहां पे फुहारे नुमा हो रहा है। और यहां क्या लगा है, 71.7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, इसको मिल रहा है। और यहाँ पे गर्म होके फिर क्या हो रहा है, पाइप से दूसरी टैंकर में भर गया। आई बात समझ में? ये होता है क्या, पश्चीकरण। क्या होता है, पाश्चीकरण। और इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं, पाश्चराइजेशन कहते हैं। दूध ज्यादा समय तक क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, इसमें मलाई भी निकल आएगी। तो उसको उतने ही हिसाब से रखा भाई, आगे जाके फिर उसको कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा ना। अब कच्चा ही दूध आप जाके रख दो फ्रिज में तो क्या वो चल जाएगा ज्यादा समय तक,
खराब हो जाएगा। तो उसको पका के रखना है ना आपको कि उसके अणु सब में एकत्र हो जाए, मतलब एक सब में मिल जाए, और फिर उसके बाद आप चाहे फ्रिज में रखिए चाहे कोल्ड स्टोर में रख दीजिए। अच्छा आप लोग बताओ कोल्ड स्टोर में किस गैस का प्रयोग होता है? कोल्ड स्टोर सुना है? कोल्ड स्टोर क्या होता है? वो एक समझ लो बड़ा सा फ्रिज नहीं, फ्रीजा है ना भाई। घर में क्या आती है? फ्रिज आती है, और फ्रिज में क्या होता है, जैसे कोई चीज रख दिया, सब्जी वगैरह रख दिया तो खराब नहीं होती है, स्टोर रहती है ज्यादा समय तक। और कोल्ड स्टोर में क्या होता है? फ्रिज नहीं, फ्रीजा होता है बड़ा सा, है ना। एसी कितनी लगा देंगे आप, ठीक है ना। एसी का मतलब क्या होता है? एयर कंडीशनर, ठीक है ना। एयर कंडीशनर होता है यहाँ भी, लेकिन आप समझो यहाँ पे कोल्ड स्टोर में क्या होता है? कोल्ड स्टोर, कोल्ड का मतलब क्या होता है? ठंडा स्टोर। ऐसा स्टोर है जहां पे क्या है? ठंडा। तो यहाँ पे जो होता है अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। तो भैया जब भी आपका आलू आए, सेब वगैरह आते हैं ना, इस समय सस्ते सेब मिल रहे हैं, केला है, केला तो खैर नॉर्मल तरीके से, लेकिन केला भी ऐसे नहीं तो खैर छीलना है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन सेब वगैरह इन सब चीजों को बहुत धुल के खाया करो। इनमें अमोनिया बहुत खतरनाक गैस होती है, अमोनिया गैस, समझे ना। अच्छा फ्रिज में कौन सी गैस होती है? CFC, गुड, ठीक है ना। क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। हाँ देखो बच्चा, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप नॉर्मल चीजें का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल चीजों का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो ये फ्योन या क्लोरोफ्लोरो गैस क्या होती है? नॉर्मल तरीके से मिल जाती है, लेकिन वहां पे बड़ा स्टोरेज है और उसे बड़े चीजों की जरूरत है, समझे ना, और ज्यादा समय तक रखना है। फ्योन या कार्बन फ्लोरो गैस ये क्या, ये सब थोड़े समय के लिए होती है। क्लोरोफ्लोरो गैस क्या होती है? थोड़े समय के लिए होती है ना। लेकिन वहां पे क्या है कि आपने आलू रख दिया तो पता लगा आलू क्या 6-6 महीने रखे पड़े हैं, सेब रख दिया गया 6-6। अभी देखो इस मौसम में क्या रहे हैं, अभी इस मौसम में तरबूज आना शुरू हो गए। आज से कुछ साल पहले तरबूज वगैरह आते थे, इस मौसम में नहीं आते थे, अब तरबूज भी आने शुरू हो गए क्योंकि इनको भी स्टोर किया जाना शुरू कर दिया। तो अमोनिया गैस जो चीजों को काफी समय तक स्टोर रख सकती है, वो एक जैसे रख सकती है, ठीक है ना। चलिए आगे लिखिए। हाँ तो इतना हो गया ना भाई। थोड़ा सा और लिख लो इसमें, जीवाणुओं से होने वाले रोग, यहीं पे आप लोग लिख लीजिएगा, जीवाणुओं से होने वाले रोग, जीवाणुओं से होने वाले रोग। इधर लिख लीजिएगा बीमारी, ठीक है ना, और इधर लिख लीजिएगा जीवाणु। एक तरफ लिख लीजिएगा जीवाणु, एक तरफ लिख लीजिएगा जीवाणु। प्रभावित अंग भी लिखा दें, है ना, प्रभावित अंग भी लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रभावित अंग भी पूछता है ना, प्रभावित अंग भी पूछता है कि भैया कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है। जैसे आपका है टिटनेस, टिटनेस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताओ भाई, प्रभावित अंग। हाँ अरे तो होगा तो क्या जरूरी थोड़े ना कि वही हो जाए। ये किसको नुकसान पहुंचाता है? ये तंत्रिका तंत्र को पहुंचाता है। इसको पहुंचाता है तंत्रिका तंत्र, मतलब कोई कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पहला लिखिएगा हैजा। सबको अपने यहाँ क्या कहते हैं? हैजा आ गए। हमारे यहाँ अगर बिजली नहीं आती तो क्या कहते हैं? बिजली को हैजा आ गई, है ना भाई। बिजली नहीं आती तो कहते ना बिजली को आज हैजा आ गई। क्या करें, कल भाई वीडियो बना रहे थे, बिजली को हैजा आ गई, नहीं बना। चलिए ये किसको प्रभावित, जीवाणु इसमें कौन सा होता है भाई? जीवाणु कौन सा होता है? विब्रियो कलोरी होता है, विब्रियो कलोरी, विब्रियो कलोरी, कलेरी होता है, हाँ कॉलेरी, ठीक है ना। और अंग कौन सा प्रभावित होता है? आंत। क्या प्रभावित होती है? आंत। हैजा आता ना तो आंतें प्रभावित हो जाती हैं,
उसके बाद क्या है, टाइफाइड। टाइफाइड, टाइफाइड भी किससे होता है, जीवाणु से। यहां जो तीनों बातें आपने लिखा है ना, ये तीनों बातें क्या है, बहुत जरूरी हैं और सोच समझ के उनको पढ़ना। पहला चीज तो यहां से प्रश्न बनेगा भैया कि जैसे हैजा दे दिया, कह दिया हैजा किसके कारण फैलता है, तो विकल्प मिलेगा आपको विषाणु, जीवाणु, शैवाल या कवक। तो किसके कारण फैलता है, जीवाणु के कारण। टाइफाइड कैसा किसके कारण होता है, विकल्प मिलेंगे आपको, यहां भी वही सेम मान लो, तो किसके कारण मिलेगा, जीवाणु के कारण। ठीक है ना, चलिए तो टाइफाइड हो गया भाई। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है, इससे भी आंतें प्रभावित होती हैं। साथ ही साथ कौन सा होता है इसमें, साल्मोनेला, है ना, साल्मोनेला। और अंग कौन सा प्रभावित होता है, आंत। मीठा हम ज्यादा खाएं ना, इसलिए जुबान लड़खड़ा जाती है। इसमें तेज बुखार या सिर दर्द बना रहता है ना। और जो हैजा होता है उसमें लगातार क्या होता है, दस्त या उल्टियां। जब लगातार उल्टियां या दस्त होना शुरू हो जाए तो क्या हो जाए, समझ लो कि हैजा होगा। हाँ, ORS का घोल दिया जाता है। गुड। अगला है भाई क्षय रोग। अगला क्या है, क्षय रोग। ये भी किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। इसको कहते हैं मतलब ये जीवाणु किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम। ठीक है ना, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम। ट्यूबरक्लोसिस, इससे क्या क्या लिख लेना, ठीक है ना। ट्यूबर क्लोसिस, क्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, सॉरी क्लोसिस है, सॉरी एक मिनट, क्लोसिस है ना, क्लोसिस। और भाई इसमें प्रभावित कौन होता है, फेफड़ा। टीबी जिसको कहते हो आप ना, टीबी, फेफड़ा। अगला होता है टिटनेस। टिटनेस, टिटनेस में क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है ना, क्लॉस्ट्रीडियम। प्रभावित अंग क्या है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। अगला है भाई आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया किस जीवाणु से होता है भाई, तो कोरोनी बैक्टीरियम, कोरोनी बैक्टीरियम, कोरिनी बैक्टीरियम। कोरोनी बैक्टीरियम। प्रभावित अंग कौन सा है, श्वास नली। प्रभावित अंग कौन सा है भाई, श्वास नली। ठीक है, प्रभावित अंग है श्वास नली। अगला है आपका प्लेग। अगला है प्लेग। प्लेग भी किससे होता है, जीवाणु रहित रोग है, जीवाणु सहित रोग है, रहित नहीं। इसमें जो है पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस, पेस्टिस, ठीक है ना। इसमें जो है फेफड़ा और जो इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है ना, इसमें भी फेफड़ा वगैरह प्रभावित हो जाता है। अगला है आपका काली खांसी। इसमें कहीं खांस खांस के मर जाएगा। काली खांसी। श्वसन तंत्र, हीमोफिलस, 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 ठीक है ना।
हीमोफिलस परट्यूसिस, परट्यूसिस, हीमोफिलस परट्यूसिस, ये जीवाणु होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे भी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है ना, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। बेटा अगला है निमोनिया। निमोनिया, निमोनिया किस जीवाणु से होता है? डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसमें भी कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। सब किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को, ठीक है ना। निमोनिया में भी तेज बुखार हो गया, फेफड़ों में सूजन आ जाना, ठीक है ना, ये सब किसके लक्षण होते हैं? निमोनिया के। काली खांसी, इसमें खांसी बहुत आती है ना, लगातार खांसी, खांसी में खून आना शुरू हो जाता है, खांसी में खून आना शुरू हो जाता है, उसी को कहते हैं काली खांसी। प्लेग में क्या होता है? तेज बुखार होता है, शरीर पर गिल्टियां निकल आती हैं, मतलब दाने टाइप में निकल आते हैं, गांठ टाइप में निकल आती है ना, ये चित्तीदार पड़ जाते हैं, उसे कहते हैं प्लेग रोग, ठीक है ना। डिप्थीरिया में क्या होता है कि इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है, जिसको कहते हैं दम घुटना, है ना, सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। टिटनेस तो पता ही आपको, इसमें भी तेज बुखार, ये शरीर में ऐंठन होना शुरू हो जाए, तो ये सब क्या हो जाते हैं? टिटनेस हो जाते हैं। क्षय रोग क्या हो गया भाई? क्षय रोग में, क्षय रोग में बार बार, मतलब इसमें भी क्या होता है? खांसी खूब आती है, ठीक है ना, और खांसी के साथ में इसमें भी क्या आ जाए? ब्लड आ जाए। काली खांसी में ये होता है कि इसमें काला काला गाढ़ा गाढ़ा खून आ जाता है, ठीक है ना, काली खांसी। तो इतने भाई क्या हो गए? जीवाणु से संबंधित रोग हो गए। इनको एक बार ध्यान से फिर से पढ़ लो, ये आपके प्रश्न पूछाएंगे। यहां से प्रश्न इन्होंने पूछा था, ये बीमारी किस जीवाणु से होती है, कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है, क्या कहते हैं, वायरस यानी कि विषाणु से होती है। पहली बात तो ये। दूसरा क्या रहेगा? कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा अंग इसमें प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो हैजा जीवाणु से टाइफाइड, क्षय रोग, टिटनेस, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, ये सब किससे होते हैं? जीवाणु से। हैजा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। टाइफाइड में आंत, क्षय रोग में फेफड़ा, टिटनेस में तंत्रिका तंत्र, डिप्थीरिया में श्वास नली, प्लेग में फेफड़ा, काली खांसी में श्वसन तंत्र, निमोनिया में फेफड़ा। तो ये सारे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। टाइम कितना होगा भाई? कितना? 11 बजने 5 बाकी हैं। चलिए आज के लिए फिर इसमें इतना है, ठीक है।